स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको गुडविल का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपसे डिस्कस किए थे। तो आज हम जो प्रैक्टिकल में कैसे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम वो सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि गुडविल क्या होती है। इट इज नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम। ये प्रेजेंट वैल्यू किसकी है? जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड इनकम होगी। तो इसकी जो कैलकुलेशन जो गुडविल की क्यों जरूरी है या कैसे की जाती है, तो गुडविल की कैलकुलेशन कब की जाती है कि जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या हम किसी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो उस समय गुडविल की कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। और गुडविल की कैलकुलेशन किस बेसिस पर आ जाएगी कि मैं गुडविल मीन्स जो प्रॉफिट में फ्यूचर में मैं अर्न करूंगा, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम। तो जो पिछले जो पास्ट रिजल्ट पर मैंने मेहनत की थी, जो अभी तक मैंने मेहनत की है, उस मेहनत की वजह से मेरी गुडविल बनी और इस गुडविल की वजह से मैं फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाऊंगा। इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मींस मैंने या जो भी बिजनेस है उसने पास्ट में जो मेहनत की, पास्ट में जिसने एफर्ट्स लगाए, जिस वजह से आज उसकी रेपुटेशन अच्छी बन गई है। और इस रेपुटेशन की वजह से ये रेपुटेशन कैसे बनी? पास्ट की मेहनत से। और ये जो रेपुटेशन है, इस रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में अगर मैं अपने बिजनेस की रेपुटेशन बेच रहा हूं, मैं अगर किसी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा हूं, तो जो आज रेपुटेशन, इस रेपुटेशन की वजह से मैं फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाऊंगा, तो उसी से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या जाता है कि हमें निकालना होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट जो मैं फ्यूचर में अर्न कर पाऊंगा, जो फ्यूचर में मैं कमा पाऊंगा, उस प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने हेडिंग लिखी कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर का क्या प्रॉफिट है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि हम वो सब चीजें ऐड करेंगे जिनसे फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। शॉर्ट में वो सब चीजें जिनसे फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा उन्हें हम ऐड करेंगे, और वो सब चीजें जिनसे फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा उसे हम लेस कर देंगे, उसे हम लेस कर देंगे। तो हमने ऐड क्या किया? सबसे पहले हमने लिखा इसमें एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं कि जो नॉर्मल नेचर के नहीं होते, बार बार नहीं अक्कर होते, कभी कभार जो अक्कर हो गए। अब नॉर्मल, उनकी नेचर नॉर्मल नहीं है। इस समय आप देखिए कोविड-19 की जो पोजीशन बनी है, क्या ये नॉर्मल है? इट इज एबनॉर्मल। हमने सुना ही नहीं था। 1900 स्टार्टिंग में 18 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उस समय कितने लोग मरे थे और हमें याद नहीं है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 100 ईयर्स ऐसी परिस्थिति बन गई है कोविड-19 वाली। इट इज एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल आइटम्स जो होती हैं, एबनॉर्मल खर्चे जो होते हैं, ये बार बार कर नहीं होते। और अगर करंट ईयर में कुछ एबनॉर्मल कुछ हैपनिंग्स या मिस हैपनिंग्स हुई हैं, तो उनका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा देखेंगे। जैसे एग्जांपल जो मैंने नीचे जो ब्लू कलर से लिखा होगा, कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। लॉस्ट ड्यू टू फायर, लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। मान लीजिए कि किसी बिजनेस वाले ने करंट ईयर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है और करंट ईयर में उसके प्रीमिसेस में फायर भी अक्कर हो गई थी, आग लग गई थी, जिस वजह से 40,000 रुपए का उसे नुकसान हो गया। ठीक है, 1 लाख फायर लगने के बावजूद, उसके बावजूद भी तब भी उसने 1 लाख रुपया कमा लिया। अगर आग नहीं लगी होती तो कितने रुपए कमाता वो? कितने को लॉस हुआ? 40,000 को हुआ ना। उसके बाद भी उसने 1 लाख कमाया। अगर आग नहीं अक्कर होती तब कितने कमाए होते? 1 लाख प्लस 40,000। तो दैट मीन्स अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर में क्या दोबारा आग लगेगी? पिछले 50 साल में उसके प्रीमिसेस में कभी आग नहीं लगी थी, 50 इयर्स में एक बार आग लगी। तो नेक्स्ट ईयर में हम अज्यूम यही करेंगे कि फायर कर नहीं होगी। तो नेक्स्ट ईयर में हाउ मच मनी, हाउ मच प्रॉफिट ही विल बी अर्निंग। 1 लाख तो जिसने कमाया ही कमाया था, और जो 40,000 का नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होगा। तो दैट मीन्स इन नेक्स्ट ईयर हाउ मच मनी ही विल बी अर्निंग? ही विल बी अर्निंग 1 लाख प्लस 40,000। तो जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, इससे हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उसे हम करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट वन इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग होता है कि जो बार बार अक्कर होते हैं, और नॉन रेकरिंग जो होते हैं जो बार बार अक्कर नहीं होते। अगर कोई बार बार अक्कर नहीं होते हैं तो इन्हें नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सबने पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जैसे हमने कोई एसेट खरीदा, फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, पढ़ा होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में हम क्या खर्चे लिखते हैं, कौन से आइटम्स लिखते हैं, रेवेन्यू खर्चे लेते हैं। और अगर हमने कोई एसेट खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर, उससे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखते, उससे हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं उसको हम? उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगर किसी ने गलती से जो एसेट खरीदा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, दैट मींस उसे प्रॉफिट लॉस में लिख दिया। तो प्रॉफिट लॉस में उसने खर्चा गलती से लिख दिया, खर्चे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, मोर एक्सपेंडिचर। अगर प्रॉफिट खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे प्रॉफिट कम होगा। गलती से उसने खर्चा लिख दिया जिससे उसके खर्चे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। अगर उसके खर्चे इंक्रीज हो गए तो प्रॉफिट कम हो गया। अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे हम? तो जो हमने गलती से खर्चा लिख दिया था जिससे प्रॉफिट हमारा कम हो गया, उस खर्चे को अब हम ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे? उसे हम ऐड बैक कर देंगे। और जब हमने उसे ऐड बैक कर दिया तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। वो खर्चे जो अब हमें फ्यूचर में पे नहीं करने। मैं जिस प्रेमिसेस में से अपनी क्लासेस लेता हूं, कंडक्ट करता हूं, वो रेंटेड प्रेमिसेस है। ठीक है, मैं रेंट पे कर रहा हूं। भगवान ने मेहर की, मेरी लॉटरी निकल आई, मैंने प्रेमिसेस ही खरीद लिया। मैंने बिल्डिंग खरीद ली, यही बिल्डिंग खरीद ली या कहीं और बिल्डिंग खरीद ली, वहां पर स्विच ओवर कर दिया। अब मुझे बताइए, इन फ्यूचर क्या मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा उस बिल्डिंग के लिए? क्या मैं किराया पे करूंगा? मैं 5 लाख रुपया कमाता था, ठीक है, महीने का। बोलना है तो बोलो ना। मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का या साल का, ठीक है। तो 5 लाख मेरा प्रॉफिट है और इसमें मैं 50,000 रुपीज रेंट पे कर रहा था। हाउ मच मनी आई एम पेइंग एज अ रेंट? 50,000 मैं रेंट पे कर रहा हूं। तो अब मेरे को फ्यूचर में रेंट पे नहीं करना। तो रेंट जब मैं पे करता था तो प्रॉफिट में से माइनस कर रहा था, और प्रॉफिट में से खर्चा रेंट माइनस करने के बाद 5 लाख प्रॉफिट आया था। मेरा जो प्रॉफिट 5 लाख था, 50 से रेंट पे करने के बाद आया था। अब अगर मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मेरे को फ्यूचर में किराया पे नहीं करना, तो मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा? वो 5 लाख जो पहले कमा रहा था और 50,000 जो रेंट अब पे नहीं करना, जो रेंट अब पे नहीं करना, उससे भी मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5,50,000। हाउ मच मनी? 5,50,000। मेरे को अब किराया पे नहीं करना, मेरे को खर्चा पे नहीं करना। अगर मैं खर्चा पे नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से डायरेक्टर फीस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर। मैंने एक और कंपनी खरीद ली, उस कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उस कंपनी के वर्कर्स थे। चलो डायरेक्टर्स डेफिनेट एग्जांपल में लिखा है, तो मैं उस कंपनी के डायरेक्टर से मेरा भी बिजनेस चल रहा है, इधर भी डायरेक्टर्स हैं। मैंने क्या कहा, मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, वो अभी उनके पास इतना वर्कलोड नहीं है। तो जिस कंपनी को मैंने खरीदा, उसको, उनके डायरेक्टर्स को बोला, उनके वर्कर्स को बोला, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैंने जिस बिजनेस को खरीदा उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपया पर मंथ था, आफ्टर पेइंग 30,000 एज डायरेक्टर फीस। ठीक है, जब मैंने उसके बिजनेस को खरीद लिया तो उस बिजनेस से मैं कितने रुपए कमाऊंगा फ्यूचर में? 1 लाख। वो बिजनेस तो जो कमा ही रहा था, ठीक है, वो 1 लाख कैसे कमा रहा था? आफ्टर पेइंग 30,000 एज डायरेक्टर फीस। मैंने कहा मेरे डायरेक्टर आपकी कंपनी के बागडोर को भी संभाल लेंगे, उसके बिजनेस को भी संभाल लेंगे, उन्हें मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना। तो पहले कितना कमा रहा था उस कंपनी? 1 लाख तो वो कमा रही थी, वो 1 लाख तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अब 30,000 जो सैलरी पे की जा रही थी, डायरेक्टर फीस पे की जा रही, अब वो पे नहीं करूंगा। अगर वो पे नहीं करूंगा तो वहां से भी मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा? 1 लाख प्लस 30,000। पे नहीं ना करना, पहले पे कर रहे थे तब 1 लाख कमा रहे थे, अब पे नहीं करेंगे तो 1 लाख
30,000 रुपए कमाएंगे, 1,30,000, तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस, जो बिजनेस रिलेटेड खर्चे नहीं हैं, उन्हें भी हम ऐड कर देते हैं। तो वो सभी आइटम्स जिनसे मेरा प्रॉफिट फ्यूचर में इंक्रीज होगा, शॉर्ट में जिनसे मेरा प्रॉफिट फ्यूचर में इंक्रीज होगा, उन सभी को हम ऐड कर देंगे, और जिनसे मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कम होगा, उसे हम लेस करेंगे। कौन कौन से आइटम्स है जिससे मेरा प्रॉफिट कम होगा? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल इनकम्स। एबनॉर्मल इनकम मींस जो नॉर्मल नेचर की नहीं है। अब कोविड-19 में कईयों को एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी करने पड़े हैं, ऐसी परिस्थिति बनी है, और कईयों के एबनॉर्मल इनकम्स भी हैं। इनिशियली आप देखेंगे जब हैंड सैनिटाइजर्स थे, मास्क थे, या और कोई चीजें थी, पीपी किट्स वगैरह जो भी चीजें थी, हैंड सैनिटाइजर को जिसको को पूछता ही नहीं था, जो 50 रुपए का हैंड सैनिटाइजर था वो 100 रुपए में, 200 रुपए में बिका। तो जिन लोगों ने एबनॉर्मल इनकम मिली उनको फायदा हुआ। वो क्या? एबनॉर्मल इनकम्स। क्या वो अब भी उतने का कमा रहे हैं? अब जो पहले वो जो 200 रुपए में जो बेच रहे थे, 50 ml बेच रहे थे शायद, जो 50 या जितना भी था, अब वो 200 रुपए में आधा लीटर बेच रहे हैं। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, गवर्नमेंट से डंडा पड़ा, उन्हें कहा कि भाई ये पैसा कमाने का टाइम नहीं है, तब भी लोगों ने कमाया एबनॉर्मल इनकम की। एग्जाम्पल के तौर पर एबनॉर्मल इनकम में क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स को बेचा, बिजनेस का काम एसेट्स को बेचने का नहीं है, मेरा एसेट पुराना होगा, बेच दिया और बेचने पर फायदा हो गया, एबनॉर्मल इनकम। नॉन रैंक इनकम बार बार जो कर नहीं करती, जैसे भी मैंने कोविड-19 वाला एग्जांपल बता दी, या कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन दी, या इस बार गवर्नमेंट ने मास प्रमोशन दे दी, कईयों को पास कर दिया, सेमेस्टर पास कर दी, क्या अगले साल भी पास करेंगे? इसी साल किया, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। तो इस साल मेरे को कंपनसेशन मिल गई, मेरे को गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दे दी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोगों के इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, आप लोगों के अर्निंग के साधन नहीं हैं, तो हम आप लोगों को 20,000 पर मंथ, ताकि आप लोग भी रोजी रोटी अभी कमा लो। क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है, हमारे पास कमाने के साधन नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी लगा, तो उन्होंने हमें कंपनसेशन दे दी। तो नेक्स्ट ईयर में क्या गवर्नमेंट हमको दोबारा क्या पैसे देगी? अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, मैंने जूम कर लिया समझाने के लिए। तो क्या नेक्स्ट ईयर में भी गवर्नमेंट हमें कंपनसेशन देगी? नहीं। तो नेक्स्ट ईयर में अगर मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर में मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो उसे हम लेस कर देंगे। तो वो सब चीजें, इस समय मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, 20,000 मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरे को कंपनसेशन मिली, नेक्स्ट ईयर में कंपनसेशन नहीं मिलेगी, तो नेक्स्ट ईयर में मैं 20,000 से प्रॉफिट कम कर दूंगा। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर, वो खर्चे मैंने जिनको अब हम फ्यूचर में पे करेंगे। मैंने जो बिजनेस को खरीदा, मैंने बताया था अभी एक बिजनेस को खरीदा मैंने, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे, उसने अपने एसेट्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था। तो उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, मेरे को तो भाई डर लगता है, मैंने कहा भैया मैं तो इंश्योरेंस करवाऊंगा, भगवान ना करे कल को कोई मिस हैपनिंग हो गई तो फिर पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अब मैं उसकी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाऊंगा, एसेट्स का इंश्योरेंस करवाऊंगा। 10,000 मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। पहले वो बिजनेस कितने कमा रहा था? 1 लाख प्रॉफिट था, अब 10,000 उसमें से हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख नहीं रहेगा, फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट 10,000 से कम होगा, तो उसे हम लेस कर देंगे। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इसको हम नोशनल सैलरी भी कहते हैं। जैसे आई एम द ओनर ऑफ दिस सेंटर, मैं इसका ओनर हूं और मैं इसमें पढ़ा भी रहा हूं। अगर मैं यहां पर नहीं पढ़ाता, मैं किसी और पर्सन को हायर करता हूं, तो मुझे उसको सैलरी पे करनी होगी। अगर उसको मेरे को सैलरी पे करनी होगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। नोशनल सैलरी वर्ड तभी यूज किया जाता है, मींस इट इज नॉट एक्चुअल मनी पेड। अगर पे किया जाता तो, अगर मैं ये सेंटर बंद कर मैं कहीं और नौकरी कर लेता हूं, वहां से मुझे जो सैलरी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू माई मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैंने किसी चीज को कहीं नौकरी कर सकता था, उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने नौकरी नहीं की और मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो यहां अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां से जो मुझको सैलरी अगर मिलती, या फिर मैं यहां पर किसी और पर्सन को नौकरी पर रखता,
तो वो जो खर्चा जो होगा उससे हम लेस करते हैं। तो इन सबको हम प्लस और माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आ जाता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो गुडविल होती है हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं। Next is methods for calculation of goodwill. We are having three methods for calculation of goodwill. First one is average profit method. Average profit method क्या आ जाएगा? It is simply goodwill is equal to average maintainable profit that we have calculated here. यहाँ पर word average अभी यूज हो रहा है। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अगर हमारे पास सिर्फ एक साल का प्रॉफिट गिवन है तो हम एवरेज प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखेंगे, हम वही लिखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। इफ वी आर हैविंग 2, 3 और 4 इयर्स प्रॉफिट, मेरे पास पिछले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का अगर प्रॉफिट है तो इन सब प्रॉफिट को हम टोटल करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, दैट विल बी माई एवरेज प्रॉफिट। अगर एक से ज्यादा ईयर्स का प्रॉफिट होगा, एक से ज्यादा ईयर्स का प्रॉफिट होगा तो उसके हम एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज आ गया। अगर सिर्फ एक ईयर का प्रॉफिट है तो हम उसी को ही लेंगे। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, मेंटेनेबल जो वर्ड लिख रहा है तो वही आ गया, या जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि गुडविल हमने 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स परचेज लेना है, कितना लेना है? यूजुअली 3 इयर्स या 5 इयर्स ही होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आ जाएगा। और इसमें क्या जाता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें मैं सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, और सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया, इट इज एवरेज मेंटेनेबल या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिखाऊंगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज होती है। सो इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी शॉर्ट के लिए कि जो कैपिटल, जो अमाउंट, जो पैसा बिजनेस में एम्प्लॉय, जो इन्वेस्ट किया होगा, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, शॉर्ट में अभी समझने के लिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या जाता है कि जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है। मैं अगर वो पैसा बैंक में जमा करता हूं तो मेरे को कितना रिटर्न, मींस बैंक में नहीं, मार्केट में कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। बैंक में जो पैसा जमा करेंगे वहां से रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो मार्केट में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उस मनी का, उस बिजनेस में। तो यूजुअली जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो बैंक रेट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिस्क लिया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, और जब रिस्क लिया जाता है तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लिया जाता है उतना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है इट इज कंपैरेटिवली मोर देन द बैंक रेट, बैंक से ज्यादा होता है। अगर बैंक से ही हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो सभी लोग बिजनेस बंद कर देंगे, सारे लोग पैसा बैंक में ही जमा कर देंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, उसी से अपना गुजारा करेंगे। तो बिजनेस में क्यों पैसा इन्वेस्ट किया जाता है? ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सकें। लोग बैंक से उधार लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस से ज्यादा रिटर्न कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ सुपर प्रॉफिट हैज 3 वेरिएशंस। सुपर प्रॉफिट के 3 वेरिएशंस है। पहला आ जाता है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला जाता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दूसरा आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी टेबल एक दिया होता है, ये फिर कभी डिस्कस करूंगा एन्युटी टेबल क्या होता है या रेफरेंस टू एन्युटी टेबल क्या होता है। तो अभी ये याद रखिए कि एन्युटी टेबल में वैल्यूज दी होती है। जैसे LIC में जो लोग काम करते हैं या उनके कोई नोन होंगे, तो LIC में क्या जाता है कि उसमें मैं अगर कोई पैसा, जब हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, उनके पास एक टेबल एक पड़ा होता है, आजकल तो मोबाइल में आ गया, तो उसमें होता है कि अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% है, 7% है, 8% है, मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूं
5% रेट ऑफ रिटर्न इस समय चल रहा है, 6% चल रहा है, मैं 10 साल के लिए पैसा जमा कर रहा हूं, तो 10 साल की वैल्यू उसमें को रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है। रेफरेंस टू एन्युटी टेबल मींस आज जो 1 रुपया मैं जमा कर रहा हूं वो 5 साल के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, उस 1 रुपये की क्या वैल्यू होगी, तो उस 1 रुपये की 5% के हिसाब से 5 साल के बाद मे बी 1 रुपया विल बी इक्वल टू 3.70 रुपये। तो आज अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो 5 साल बाद वो 37,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो वो जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, जो एन्युटी टेबल की वैल्यू दी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब भी आपको एमसीक्यूज होंगे या क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशंस करनी होंगी, तो रेफरेंस टू एन्युटी टेबल इट विल बी गिवन टू यू। एंड द थर्ड फॉर्मूला इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या जाता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो डिस्कस करूंगा, उसको किस किस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 3 होते हैं। अभी मैंने सिर्फ आज 2 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड मेथड है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों अलग अलग हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही है, साथ साथ आप इसको रिवाइज करते चलिए। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए, अगर डाउट्स नहीं भी हैं तब भी लिखो, अगर अच्छा लग रहा है तब भी लिखो, क्या अच्छा लग रहा है और क्या कमी लग रही है, क्या बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। तो लाइक का बटन दबाते चलिए, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स करते चलिए। और अगर आपके आस पड़ोस में या आपके कोई और फ्रेंड सर्कल में जो कोई पढ़ना चाहता है, कोई इसका बेनिफिट लेना चाहता है इस कंडीशन में, तो उन लोगों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में उन लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है जी, थैंक यू, बाय।